नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की ये सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज के जो टॉपिक है, उसमें छत्तीसगढ़ का नामकरण आखिर छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, उसके बारे में आज की टॉपिक में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ नामकरण से पहले इस क्षेत्र को और अन्य कई नामों से जाना जाता था। उनमें से एक नाम क्या है? दक्षिण कोसल। अब दक्षिण कोसल का उल्लेख कहां-कहां पर है, किन ग्रंथों में है, इनको हम देखते हैं। तो वाल्मीकि कृत रामायण है। रामायण काल में हम चलते हैं तो वाल्मीकि द्वारा लिखित संस्कृत में रामायण महाकाव्य है और उस महाकाव्य में के श्लोक के अनुसार से कौशल राज्य का शासक था भानुमंत। भानुमंत नाम का कोई शासक हुआ कौशल राज्य में। इनकी पुत्री थी कौशल्या और कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से। किससे? दशरथ से हुई। इस प्रकार से रामायण में जो वाल्मीकि कृत है उससे हमको कौशल राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है। एक अप्रकाशित ग्रंथ है जिसका नाम है कोसला खंड। कोसला खंड एक अप्रकाशित ग्रंथ है और इस ग्रंथ के अनुसार से विंध्य पर्वत के दक्षिण में, विंध्याचल मतलब विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपत्तनम के पास कौशल नामक राजा का राज्य था। कौशल नामक राजा का राज्य था। इस राजा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा था। ठीक, राज्य का नाम क्या था? कौशल। कालांतर में समय बीतने के बाद इसी वंश में भानुमंत नाम का शासक का शासनकाल आया। भानुमंत, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है और इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम है कौशल्या। कौशल देश की राजकुमारी है, इसलिए इसका नाम कौशल्या पड़ा। और इनका विवाह जो है उत्तर कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ। चूंकि भानुमंत का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए यह क्षेत्र जो है, कौशल क्षेत्र जो है, राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है? राजा दशरथ ने इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कह के पुकारा, मतलब उसी के शासन काल में इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कौशल पड़ा। मतलब कौशल राज्य जो है दो भागों में विभाजित था, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल की राजधानी साकेत या अयोध्या, रामायण काल में अयोध्या। समझ में आ रहा है? और ऐतिहासिक काल में, हम बौद्ध काल में इसकी राजधानी थी आपका साकेत। और दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी या कुशास्थली। कुशास्थली इसलिए कहते हैं, राजा दशरथ के मृत्यु के बाद राम का राज्य आया। उसके राम के राज्य के बाद राम के दो पुत्र हुए। बड़ा पुत्र का नाम है लव और छोटे पुत्र का नाम है कुश। बड़े पुत्र को उत्तर कौशल राज्य मिला, उत्तरी भाग, और छोटे पुत्र जो है दक्षिण कौशल में शासन करते थे और इसलिए उसने अपनी राजधानी कुशास्थली बनाया था। ये रामायण काल की जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार से हमको जानकारी मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं पणनी की अष्टाध्याय। पणनी जो है जो एक व्याकरणाचार्य है संस्कृत के, उन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा है। पणनी
कौन सा ग्रंथ लिखा है? अष्टाध्याय। ये संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में भी हमको दक्षिण कौशल राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। इस ग्रंथ में हमको भी दक्षिण कौशल राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। ये शुंगकालीन रचना है। अष्टाध्याय जो है, समझ में आ रहा है? शुंगकालीन बोलता हूँ, संस्कृत की ये व्याकरण ग्रंथ है और पणिनि ने सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना किया था, अष्टाध्याय, और उसमें दक्षिण कौशल राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको मिटाता हूं। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम देखते हैं कौशल और उत्तर कौशल। कौशल और उत्तर कौशल। कालिदास आदि कवि है गुप्त काल का। कौन से काल में? गुप्त काल में। वाकाटक वंश और गुप्त काल में कालिदास आदि कवि है। रुद्रसेन जो द्वितीय है उनके दरबारी कवि थे। बाद में ये चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में चले गए थे कालिदास जो है, और इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, लगभग 7 महत्वपूर्ण ग्रंथ। उनमें से एक जो है रघुवंश की रचना किए। रघुवंश मूलतः रामायण पर आधारित रचना है और इस ग्रंथ में, रघुवंश में, समझ में आ रहा है किसने लिखा है? कालिदास ने। और इस ग्रंथ में हमको कौशल और उत्तर कौशल राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है। रघुवंश कालिदास की एक रचना है, रघुवंश। कालिदास ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना किया था, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशी और आपका अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश। रघुवंश कालिदास की रचना है, उसमें कौशल और उत्तर कौशल राज्य के बारे में उल्लेख है। और इस ग्रंथ से पता चलता है कि कौशल्या जो है, कौशल्या जो है, कौशल राज्य का राजकुमारी थी। राजकुमारी। इस प्रकार से कालिदास के रचनाओं में भी हमको कौशल और उत्तर कौशल इस क्षेत्र के बारे में पता चलता है। उत्तर कौशल का राजा दशरथ था और कौशल की जो राजकुमारी है कौशल्या से उनका विवाह हुआ, ये रघुवंशम से भी पता हमको चलता है। उसके बाद हम देखते हैं महाकौशल। समझ में आ रहा है? तो महाकौशल जो है प्रोफेसर कृष्ण दत्त शास्त्री के अनुसार से, प्रोफेसर कृष्ण दत्त शास्त्री के अनुसार से छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? महाकौशल है। और इस महाकौशल में दक्षिण कौशल और विदर्भ क्षेत्र आता था। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र दोनों आते थे। प्रोफेसर कृष्णदत्त शास्त्री, समझ में आ रहा है? उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, कनिंघम महोदय ने भी इस क्षेत्र को, कनिंघम जो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का प्रमुख बनाया गया था, उन्होंने भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुत सारे शोध पत्र जारी किए हैं जिसको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया है। तो कनिंघम महोदय जो है छत्तीसगढ़ के जो हिस्सा है उसको महाकौशल के नाम से जानता था। कौन? कनिंघम। भी कनिंघम महोदय। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम देखते हैं चेदिसगढ़ से छत्तीसगढ़ की जो कहानी है, चेदिसगढ़ से छत्तीसगढ़ का कैसे अपभ्रंश होकर के छत्तीसगढ़ राज्य की बना। हमको मालूम है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, समझ में आ रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का भारत में विकास हुआ और इसके बारे में हमको जानकारी जो है बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है और दूसरा जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में
16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख है। इन 16 महाजनपदों में एक जनपद था चेदी महाजनपद। समझ में आ रहा है? तो चेदी महाजनपद जो है के अंतर्गत उस समय छत्तीसगढ़ आता था। कौन से जनपद के अंतर्गत? चेदी। चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी आता था। दक्षिण कौशल उसके अंतर्गत समाहित थी, मान के चलो छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। जो बाद में चेदी जो है चेदिसगढ़ में परिवर्तित हुआ और अपभ्रंश होकर के अपभ्रंश रूप स्वरूप बिगड़ करके वही छत्तीसगढ़ पड़ा। और इस बात का उल्लेख कौन करता है? प्रोफेसर हीरालाल। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार से चेदी महाजनपद चेदिसगढ़ में और चेदिसगढ़ से उसका अपभ्रंश होकर के छत्तीसगढ़ के नाम में परिवर्तन हो गया। बात बिल्कुल क्लियर है। दक्षिण कौशल के बारे में हमको कहां से मिलता है? रामायण से मिलता है। उत्तर कौशल और कौशल राज्य के बारे में हमको कालिदास की रचना रघुवंशम से मिलता है। महाकौशल के बारे में जानकारी कनिंघम महोदय के रिपोर्ट से पता चलता है कि इस क्षेत्र को महाकौशल कहते थे। और प्रोफेसर कृष्ण दत्त शास्त्री जो है उस क्षेत्र को क्या कहते थे? महाकौशल। समझ में आ रहा है? जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का हिस्सा और विदर्भ दोनों आते थे। इस बड़े भूभाग को महाकौशल के नाम से जानते थे। यह बात क्लियर हो गया। उसके बाद चेदिसगढ़ से छत्तीसगढ़ की कहानी। चेदिस महाजनपद है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। समझ में आ रहा है? अंगुतुर निकाय बौद्ध साहित्य और भगवती सूत्र जैन साहित्य के अनुसार से 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी मिलता है। उन्हीं 16 महाजनपदों में एक महाजनपद क्या था? चेदिसगढ़। क्लियर है? चेदिसगढ़ बना और उसी के अपभ्रंश से छत्तीसगढ़। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब 36 जो घर है उससे छत्तीसगढ़ बनने की कहानी क्या है? वेगलर के अनुसार से जरासंध नामक शासक के राज्य के समय में इस क्षेत्र में 36 चर्म परिवार जो है आकर के बस गए। वेगलर महोदय के अनुसार से जरासंध के शासन काल में इस क्षेत्र में 36 चर्म परिवार आकर के बस गए, इसलिए इनकी घरों को 36 घर कहा गया। और जो अपभ्रंश होकर के बाद में छत्तीसगढ़ में परिवर्तित हो गया। छत्तीसगढ़ बढ़ गया। वेगलर महोदय के अनुसार से जरासंध के शासन काल में 36 चर्म परिवार जो है छत्तीसगढ़ में आकर के बस गए और उन्होंने अपना घर बनाया, एरिया बनाया, जिसको छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। और वही अपभ्रंश होकर के बदल करके छत्तीसगढ़ में परिवर्तित हो गया। यह है छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बनने। अब छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बनने की जो स्टोरी है उसको समझते हैं। ठीक, अब इसको व्याख्या करने वाला है मिस्टर चिस्म, जो एक अंग्रेज अधिकारी है। मिस्टर चिस्म। ठीक, इसके अनुसार से इस क्षेत्र में कलचुरी शासक कल्याण साय ने, कल्याण साय जो है कलचुरी वंश का शासक है जो मुगल काल के समकालीन थे। और इस क्षेत्र में राजस्व वसूलने के लिए एक नया पद्धति का इजाद किया था और उस नया पद्धति को हम कहते हैं जमाबंदी। जमाबंदी उन्होंने शिवनाथ नदी के 18 जमाबंदी प्रणाली को लागू करने के लिए शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ बनाए और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ों का निर्माण किया। किसने? कलचुरी शासक कल्याण साय ने। और इन्हीं 18 गढ़ों से वो राजस्व वसूला करते थे, टैक्स वसूला करता था। समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। जमाबंदी प्रणाली किसने लागू किया था? कलचुरी शासक कल्याण साय।
जो किसके समकालीन थे? मुगल सम्राट बाबर और जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में कल्याण साय के बारे में वर्णन किए हैं कि रतनपुर का राजा जो है उनको बंदी बना लिए थे और अपने यहां आश्रय भी दिए थे, तो वही कल्याण साय जिन्होंने जमाबंदी लागू किया। इन जमाबंदी के 18 गढ़ों को मिस्टर सिस्म ने खोज किया और बताया कि यही 18 गढ़ मिल करके 36 गढ़ थे और यही आगे जो है छत्तीसगढ़ में परिवर्तित हो गया। तो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बनने की कहानी ज्यादा परफेक्ट मजेदार लग रहा है, क्योंकि शिवनाथ नदी के 18 उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ों की खोज हो चुकी है। हम आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों में क्या होता है, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें, समझ में आ रहा है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जो है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अभिलेखों में। अभिलेख जो हमारा पुरातात्विक विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है, उनमें इस क्षेत्र के बारे में क्या क्या जानकारी है, समझ में आ रहा है, उसको हम देखते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति, ये ऐतिहासिक बहुत बड़ा प्रशस्ति है और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति इतिहास की स्रोत जानने में प्रयाग प्रशस्ति एक बहुत अहम प्रशस्ति है और ये गुप्त चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त की है, जो गुप्त काल का शासक है। और इनके जो दरबारी कवि थे हरिशेन, उन्होंने इस प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त की ओर से किए थे। समझ में आ रहा है, यह संस्कृत की चंपू शैली में लिखा हुआ ऐतिहासिक स्रोत है, जो इलाहाबाद में इसको क्या रखा, इलाहाबाद की किला में, अकबर की किला में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है या इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई पंक्तियों में लिखा है जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में हमको जानकारी मिलता है। किस शासक के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलता है? समुद्रगुप्त का, जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आर्यवत में कई अभियान चलाए थे, आर्यवत का अभियान, दक्षिण भारत का अभियान। तो उसमें एक अभियान था दक्षिणा पथ का अभियान, विजय गाथम दक्षिणा पथ का अभियान। ठीक, दक्षिणा पथ उस समय छत्तीसगढ़ ही आते थे, छत्तीसगढ़ से होकर के दक्षिण की ओर गुजरता था। मुख्य हिस्सा जो है दक्षिणा पथ के अंतर्गत आता है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति के जो 19वें और 20वें पंक्ति में दक्षिणा पथ के विजय अभियान के बारे में व्याख्या है, जिसमें यह बात पता चलता है कि दक्षिणावत का 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किए थे और उन 12 राजाओं में 2 प्रमुख राजा था। एक है कौशल नरेश महेंद्र और दूसरा है महाकांतर के राजा व्याघ्रराज। व्याघ्रराज का संदर्भ है नलवंशी शासक और इसका जो संदर्भ है महेंद्र सेन से। तो ये इतिहासकारों का मानना है छत्तीसगढ़ का महेंद्र सेन को ही पराजित किए थे। तो इसमें हमको 2 राज्यों का उल्लेख मिल गया, कौशल और महाकांतर। तो कौशल जो है छत्तीसगढ़ का जो मुख्य भूमि है उसको कहते थे गुप्त काल में, और महाकांतर जो शब्द है किसके लिए प्रयोग होता था, वो बस्तर क्षेत्र के लिए प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया समुद्रगुप्त का के प्रयाग प्रशस्ति से इस क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी मिलता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं बालाघाट ताम्रपत्र। बालाघाट ताम्रपत्र जो है वाकाटक वंश के शासक पृथ्वीसेन किसका है, द्वितीय का है। पृथ्वीसेन द्वितीय के इस अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने मालवा, मैकल और कौशल प्रांत पर उनका आधिपत्य था, अधिकार जमाया हुआ था। ठीक, बालाघाट ताम्रपत्र किसका है, वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय का, और इस अभिलेख से पता चलता है कि उनका आधिपत्य
मालवा क्षेत्र में मैकल क्षेत्र पर और कौशल क्षेत्र पर उनका अधिकार रहा है। इसके बाद इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अड़भार ताम्रपत्र। अड़भार ताम्रपत्र जो है दक्षिण कौशल के राजा, समझ में आ रहा है, पांडु वंश के शासक नन्नराज द्वितीय का है। नन्नराज सेकेंड का अड़भार ताम्रपत्र लेख है। और इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि इस वंश के महाप्रतापी राजा, जिसका नाम है तीवरदेव, महाशिव तीवरदेव, तीवरदेव ने, समझ में आ रहा है, किन क्षेत्रों को विजित किया था? तो इन्होंने कौशल और उत्कल क्षेत्र पर विजय किया था। दक्षिण कौशल और उत्कल क्षेत्र पर इनका साम्राज्य रहा है। कौशल और उत्कल क्षेत्र, दक्षिण कौशल क्षेत्र पर इनका विजय रहा। नन्नराज द्वितीय का अड़भार ताम्रपत्र। उसके बाद ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख रविकीर्ति ने लिखा है। और ये किसका है? ये है चालुक्य नरेश, जो चालुक्य वंश में शक्तिशाली नरेश हुआ, जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, एलोह अभिलेख और ऐहोल अभिलेख। और इसके अनुसार से इन्होंने दक्षिण कौशल या कौशल और कलिंग क्षेत्र को विजित किया था। कौन सा क्षेत्र को? कलिंग क्षेत्र का विजय अभियान किए थे। इनका अधिकार था ऐहोल अभिलेख। इसके बाद देखते हैं दशा अवतार अभिलेख। दशा अवतार अभिलेख जो है, समझ में आ रहा है, दशा अवतार अभिलेख जो है कहां है? औरंगाबाद जिले का एलोरा गुफा में। एलोरा जो है विश्व प्रसिद्ध गुफा है, जिसमें 34 गुफाएं हैं। उनमें से एक गुफा है कैलाश गुफा और कैलाश मंदिर वाला। उसी के प्रांगण में दशा अवतार का चित्रांकन है और वहीं पर दशा अवतार अभिलेख है। और इस अभिलेख को लिखने वाला है राष्ट्रकूट नरेश। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग, उन्हीं का अभिलेख है, राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग। और इसके विवरण से पता चलता है कि उन्होंने दक्षिण कौशल और कलिंग क्षेत्र पर अधिकार क्या किए था? अधिकार करके शासन किए थे। मतलब दक्षिण कौशल पर उनका अधिकार है। समझ में आ रहा है? इसके बाद एक और राजा है चोल वंश के शासक, उनके भी अभिलेख, जिसका नाम है राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के जो अभिलेख है, उनके अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने कौशल नाडु, जिसका संबंध है कौशल राज्य से, और ओंड्र विजय किए थे। तो इससे पता चलता है कि राजेंद्र चोल के शासन काल में भी इस क्षेत्र पर उनका शासन या अधिपत्य रहा है। कौशल राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया आपका प्रमुख अभिलेख, जिससे हमको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्य में सर्वप्रथम कहां से प्रयोग हुआ। तो इसके लिए हमको जाना है खैरागढ़ रियासत। खैरागढ़ रियासत में लक्ष्मी निधि कर्ण राय के शासन काल में उसके दो दरबारी कवि है, दलराम राव या दलपत राव, दलपत राव, उन्होंने इनके शासन काल में एक प्रशस्ति की रचना किया। और उसमें सर्वप्रथम कब रचना किया? 1487 को। कुछ किताबों में
94 भी दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो 1487 में दलपत राव ने सर्वप्रथम प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। वो कौन से कवि है जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्य में किया? तो वो कवि दलपत राव है। समझ में आ रहा है, वो प्रशस्ति के रूप में लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कलचुरी वंश में एक कवि हुआ गोपाल मिश्र। समझ में आ रहा है। और उन्होंने एक रचना लिखा जिसका नाम है खूब तमाशा। कवि गोपाल मिश्र कलचुरी वंश के राजकवि है और इन्होंने इस छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपने किताब खूब तमाशा में किए हैं। कब किया है? 1689 को। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं एक अंग्रेज अधिकारी आए थे छत्तीसगढ़ प्रवास पर। इसका नाम है जेटी ब्लंट। जेटी ब्लंट जो है 1795 में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत को, समझ में आ रहा है, बिलासपुर गजेटियर में प्रकाशित कराया और इस क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। इस एरिया के लिए उन्होंने जेटी ब्लंट जो छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे और अपनी यात्रा वृत्तांत को बिलासपुर गजेटियर में प्रकाशित किया और उस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत जहां पर उन्होंने भ्रमण किया था उस क्षेत्र के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रयोग किए। इसके बाद एक और है रतनपुर के इतिहासकार बाबू रेवाराम कायस्थ। रतनपुर के आधुनिक इतिहासकार है बाबू रेवाराम कायस्थ। समझ में आ रहा है। और रेवाराम कायस्थ ने 1896 में, ठीक, 1896 या 86, ठीक, उसके अंतर्गत उन्होंने एक किताब लिखा बाबू रेवाराम कायस्थ जो है, और उस किताब का नाम है विक्रम विलास। विक्रम विलास में भी उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किए। इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किए। तो खूब तमाशा में, विक्रम विलास में जेटी ब्लंट के द्वारा, ठीक, इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किए हैं साहित्य में। और सर्वप्रथम कौन किए हैं? दलराम राव या दलपत राव ने। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या कहते थे। तो वैदिक काल में, खास करके जो उत्तर वैदिक काल में बस्तर क्षेत्र के लिए दक्षिक दिक शब्द का प्रयोग किया है। यह प्रश्न बना हुआ है प्रतियोगी परीक्षा में। रामायण काल में इस क्षेत्र को क्या कहते थे? दक्षिण कोशल कहते थे मुख्य भाग को, और बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जानते थे। बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से हम जाना जाते थे। एक ऐसा कथा है, उसके अनुसार से पता चलता है कि छाकू वंश के राजा दंड ने दंड साम्राज्य की स्थापना बस्तर क्षेत्र में किया था। मतलब दंडकारण्य उसका हिस्सा था। दंडकारण्य में महाराष्ट्र का भी क्षेत्र आता है, उड़ीसा का भी क्षेत्र कुछ भाग आता है, समझ में आ रहा है, झारखंड का भी कुछ एरिया आता है दंडकारण्य के अंतर्गत। तो दैत्यों का जो गुरु है शुक्राचार्य ने राजा दंड को श्रापित कर दिया किसी कारण से, जिससे उसका साम्राज्य जल करके नष्ट हो गया और वहां एक अरण्यक का निर्माण हुआ, वही दंडकारण्य के रूप में
परिणित हो गया। इसलिए इस क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से हम जानते हैं। इक्ष्वाकु वंश के शासक राजा दंड की ये साम्राज्य था। ठीक, तो बस्तर क्षेत्र को रामायण में दंडकारण्य का उल्लेख है। रामायण में बहुत बार दंडकारण्य का उल्लेख है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हनुमान जब जड़ी बूटी लेने के लिए गए थे तो साल की वनु के द्वीप से ऊपर वो गुजरे हुए थे, उल्लेख है, रामायण से पता चलता है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को कौशल या प्राग कौशल, ठीक, और बस्तर क्षेत्र को कांतर, बस्तर क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? कांतर। तो ये मुख्य भूमि है। ठीक, महाजनपद काल में इसको चेदिसगढ़ कहते थे, मुख्य भूमि को चेदिसगढ़। ठीक, रघुवंशम में हमने देखा कि कौशल और उत्तर कौशल का उल्लेख है, कालिदास की रचना। टालमी एक भूगोलवेत्ता है जो सातवाहन काल में भारत भ्रमण पर आए थे और उन्होंने भूगोल की जो रूपरेखा अपने विवरण को अपने ग्रंथ में किया है। ठीक है, और उसके अनुसार से दक्षिण कौशल का जो मुख्य हिस्सा है महानदी बेसिन के लिए उन्होंने अधिष्ठी, इस क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द? अधिष्ठी छत कह के पुकारा। यह भी प्रश्न बना है, टालमी ने दक्षिण कौशल को अधिष्ठी कह के पुकारा है। अपने जो किताब है, भूगोल का जो किताब लिखे हैं टालमी ने, उसमें इस क्षेत्र के लिए अधिष्ठी शब्द का प्रयोग किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं गुप्त काल में। तो गुप्त काल में हमको प्रयाग प्रशस्ति से इसके बारे में जानकारी मिलता है। इस क्षेत्र के लिए जो मुख्य भाग है उसको कौशल और बस्तर क्षेत्र को महाकांतर कहते थे। इसके नरेश, कौशल नरेश महेंद्र को और व्याघ्रराज महाकांतर के राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। तो हमको दो नाम मिलता है, जो मुख्य भाग है छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका उसको कौशल। इसके बाद कनिंघम महोदय, कनिंघम महोदय जो है महाकौशल इस क्षेत्र के लिए प्रयोग करते थे और बस्तर क्षेत्र के लिए दंडकारण्य। वेनसांग 639 ईस्वी में एक चीनी यात्री है, वो छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे और छत्तीसगढ़ के जो समय शेरपुर है और मल्हार है, प्रमुख जो नगर थे, वहां पर उन्होंने भ्रमण किया और दक्षिण कौशल को चीनी भाषा में उन्होंने कियासलो, कियासलो शब्द के प्रयोग किया है। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया है? कियासलो, जो यात्रियों का राजकुमार कहे जाते हैं और साकी मुनि के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है आपका हर्षवर्धन सम्राट था भारत में, उसके समय में भारत आया था, वो दक्षिण कौशल आए थे। तो दक्षिण कौशल में उस समय यहाँ का शासक जो है, ठीक, पांडु वंश का शासन काल चल रहा था, महाश्रीगुप्त बालार्जुन। तो उनके शासन काल में वो छत्तीसगढ़ आए थे और अपने विवरण में इस क्षेत्र को कियासलो से प्रयोग करते थे। मुगल काल में इस क्षेत्र को रतनपुर राज्य के रूप में प्रयोग करते थे, रतनपुर राज्य। ठीक, जहांगीर के जो आत्मकथा है उससे रतनपुर राज्य के बारे में जानकारी मिलता है और इस वंश के शासक जो है कल्याण साय के बारे में भी जानकारी हमको मिलता है। ब्रिटिश काल में आधिकारिक रूप से शुरू में महाकौशल, क्योंकि कनिंघम महोदय जो है इस क्षेत्र को महाकौशल कहते थे, इसीलिए ज्यादातर प्रयोग हुआ महाकौशल। बाद में मिस्टर चिस्म और जो जेटी ब्लंट की यात्रा हुआ, उस आधार पर इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। बाद में छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया, अंग्रेजों ने ही इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ प्रयोग करना चालू किए, लेकिन महाकौशल के रूप में ज्यादा प्रयोग किया कनिंघम महोदय ने अपने इस क्षेत्र के लिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया है। तो ये आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अच्छे से इसको दोहराइए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और
आप इनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाइए, जितने भी छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, पीएससी के द्वारा या सीजी व्यापम के द्वारा या अन्य जितने भी विभागीय कोई परीक्षा लिया है, तो उनके प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। निश्चित रूप से पूरा का पूरा प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा, टॉपिक वाइज़ सॉल्व करिए, ठीक है? तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं।